नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 7 लेकर के आया हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 1 होगा, आज अध्याय नंबर 1 होगा, जिसका नाम है पर्यावरण। तो कक्षा 7 का भूगोल स्टार्ट हो चुका है, तो कक्षा 6 का भूगोल जो है, क्लास 6 का एनसीईआरटी भूगोल वो समाप्त हो चुका है। उसमें कुल 8 चैप्टर थे। 8वां चैप्टर मैंने कल करवा दिया। आज से स्टार्ट होता है कक्षा 7 का एनसीईआरटी भूगोल। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर है 1। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे इसमें बतलाया गया है, एक एक करके मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो इससे पहले जाने कि पर्यावरण क्या होता है, तो आपके आसपास जो भी चीज़ दिखाई देते हैं, जहाँ भी आप हैं, आपके सराउंडिंग्स में जो भी दिखाई देते हैं, अगल बगल में आप आसपास, सभी पर्यावरण का हिस्सा, सभी पर्यावरण कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट यहाँ से होता है। लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही है। देखिए, ऐसा कहानी लिखने का वजह यह है कि समझाना है कि पर्यावरण किस तरह से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुने इसे। देखा कि स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था, जो अब नहीं बचा। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक क्या बनेगा, फ्लैटों का वाली एक बड़ी इमारत बनने जा रही है। वहाँ अनेक फ्लैटों वाली बड़ी इमारत बनेगी, जिसकी वजह से उसे मैदान को ख़त्म करके किया जा रहा है, उसमें भवन बनेगा, इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, ठीक है, एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। देखिए, तो यही बतलाया जाएगा आपको क्या है, मुलायम घास, गेंदे के फूल और खास करके तितलियों वाला विशाल मैदान। तो ज़्यादा जोर यहाँ पर होगा कि क्या है कि तितलियों का जो आवास है वो नष्ट हो चुका है, उसका जो घर है, आवास है, वो नष्ट हो चुका है। ठीक है, मैदान अब नष्ट हो चुका है। तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण कैसे बदल रहा है, आपको मैंने बोला कि ये सब कहानी दिया गया है कि पर्यावरण किस तरह से बदल रहा है। आपको आंसर राइटिंग में भी काम आएगा इस तरह से, ध्यान से सुने। देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। मतलब जो भी अपने आसपास देखते हो सभी क्या है, पर्यावरण है। किसने बताया? शिक्षक ने बताया। सवाल किसने किया? रवि ने। चलिए, रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। शिक्षक ने कहा, हाँ, ये सभी पर्यावरण के अंग है। ठीक है, मनुष्य भी पर्यावरण के अंग है, सभी जीव जंतु पर्यावरण के अंग है, सभी वस्तु पर्यावरण के अंग है। पर्वत, पठार, जंगल, नदी, नाले सभी क्या है, पर्यावरण के अंग है। बेंच, डेस्क, स्कूल, कॉलेज सभी क्या है, भवन, झोपड़ी सभी क्या है, पर्यावरण के अंग है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। ठीक है, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, ठीक है, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि कुछ अन्य का निर्माण मानव ने किया। इसे कहते हैं कृत्रिम, कहते हैं, या इसे मैनमेड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम बोलते हैं, या इंग्लिश में मैनमेड। सड़क का निर्माण प्रकृति ने नहीं किया है, सड़क का निर्माण मनुष्य ने किया है। कार का निर्माण मनुष्य ने किया, प्रकृति ने नहीं किया। कपड़ों का निर्माण, किताब का निर्माण तो क्या है, मानव निर्मित। ठीक है, और प्रकृति निर्मित, दो वर्गों में बांटा गया है। अब दो छात्र मिलकर कार्य किए, जो अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। क्या है? यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल एवं खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास, भूमि प्रदान करता है। तो पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है, मूल आधार है। ठीक है, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? देखिए, परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, नहीं, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। देखिए कैसे होता है परिवर्तन। ठीक है, अभी जो बारिश हो रही है मार्च के महीने में, ये क्या है, ये पर्यावरण में बदलाव की वजह से ही हो रहा है। क्या?
जलवायु में बदलाव की वजह से ही इस तरह की बारिश हो रही है। ये बारिश होने का समय नहीं है, ठीक है। तो किस तरह से बदलाव आता है और क्या क्या होते हैं देखें यहाँ। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, ठीक है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति में परिवर्तन लाता है, ठीक है। क्योंकि एक क्या था, भवन, कार, मिल, कारखाने, बर्तन, ये सब प्रकृति का देन नहीं है, लेकिन मानव ने इसे बनाया, ठीक है। मानव ने इसे बनाया, तो इस तरह से प्रकृति में पर्यावरण, इस तरह से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। चलिए, रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये पर्यावरण के बदलने की वजह से ही इस तरह की मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। पर्यावरण क्यों बदल, हमारे जैसी हमारी ज़रूरतों के कारण हो रही है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। चलिए देखिए, पर्यावरण के घटक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पर्यावरण के घटक है, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है और मानव है। देखिए कि पहले ये देखिए कि प्राकृतिक क्या है। ये क्या है, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, स्थल मंडल और ये सजीव मंडल है, ठीक है। मानव निर्मित क्या है, उद्योग है, मानव ने बनाया है इसे, उद्योग ने, इसे प्रकृति ने नहीं बनाया है। ये स्मारक है, इसे मानव ने बनाया है। सड़क का निर्माण मानव ने किया, पुल का निर्माण मानव ने किया है, पार्क का निर्माण मानव ने किया है, इमारतों का निर्माण मानव ने किया है। मानव, एक व्यक्ति, एक परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति सभी के बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए देखिए यहाँ तो हो गया पर्यावरण का घटक था, इसी का फिगर था ये, ठीक है। यहाँ देखिए, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक होता है जीवीय, यहाँ देखिए जीवीय और अजीवीय, जीवीय और अजीवीय। सजीव प्राणियों का संसार जैसे कि पादप एवं जंतु, जीवीय तथा अजीवीय। सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, ये सजीवी है। अजीवीय जैसे निर्जीव, ठीक है, जैसे संसार, स्थल, ये सब क्या है, निर्जीव है। इसके बारे में बताया गया, देखिए क्या है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। क्या है, जीवित प्राणियों के चारों ओर, यहाँ तक किसी भी जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले स्थल, लोग, व्यक्ति को भी है, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। जो भी चीज़ दिखाई दे रही है आपको, आप जहाँ भी खड़े हैं, आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, वो सभी पर्यावरण का हिस्सा है। सभी क्या है, पर्यावरण है, या प्रकृति एवं मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। क्या है, हाँ, ये पर्यावरण जो है ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, ठीक है, नेचुरल एंड मैन मेड का मिश्रण है, मिक्सचर है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ निर्मित है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ निर्मित है, ठीक है। जैसे बताया गया है आपको कि कौन कौन इसमें मानव निर्मित है और कौन कौन आपके इसमें, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, सब क्या है, नेचुरल है, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। सड़क, कार, कपड़े, किताब, सब क्या है, मानव निर्मित है। तो पर्यावरण मानव निर्मित, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित का मिश्रण है, दोनों मिल के बना। मतलब इस तरह से पर्यावरण का घटक मानव निर्मित भी होता है और प्राकृतिक भी होता है, ठीक है। दोनों मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जबकि मानवीय
पर्यावरण में मनुष्य की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। ठीक है, देखिए अब प्राकृतिक पर्यावरण, यहाँ देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। किससे हुई है? फ्रेंच शब्द से हुई है ना। इन्वायरोरेन या इन्वायरोनेर से इसकी उत्पत्ति हुई, मतलब इसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, देखिए आगे, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं? हिस्सा है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित है, पहले इसके बारे में बताया जा चुका है। आइए अब हम इसके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी की प्रॉपर्टी या ठोस ऊपरी परत को, दोनों एक ही है, प्रॉपर्टी या बोलिए या ठोस ऊपरी परत बोलिए, उसी को स्थल मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल, जहाँ हम लोग निवास करते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ, किससे बना हुआ? चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। ठीक है, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम, देखिए यहाँ देखिए विषम धरातल है। यहाँ देखने वाली बात ही क्या है? विषम, सम नहीं है। आपको छठी क्लास के ज्योग्राफी में भी बतलाया है विषम। ठीक है, इसे सिर्फ पहाड़ ही होता है, एक तरह का पहाड़ होता है, सपाट भूमि होती तो होता सम होता। यहाँ कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर घाटियाँ हैं, नदी है, नाले हैं, जंगल है, खाई है, तो क्या है? वो धरातल कहलाएगा विषम। क्या कहलाएगा? विषम। ठीक है, ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती। अब कहेंगे कि पहाड़ सागरों में भी पाए जाते हैं, तो हाँ, पहाड़ सागरों में भी पाए जाते हैं, महासागरों में भी पाए जाते हैं। आपको माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, 8,848 जिसकी ऊंचाई है। ठीक है, उससे भी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? महासागर में स्थित है। तो महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, इसलिए इसमें लिखा गया है। ठीक है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल एवं खनिज संपदा का स्रोत है। ठीक है, स्थल मंडल क्या है? जहाँ हम निवास करते हैं, हमारे रहने के लिए आवास हो। ठीक है, कृषि के लिए भूमि हो, वन के लिए भूमि हो, ठीक है, पशुओं के चरने के लिए चरागाह हो। ठीक है, घास स्थल हो या खनिज संपदा भी हो। ठीक है, जैसे अभी क्या हो रहा है? लिथियम मिल रहा है, यूरेनियम मिल रहा है, तो क्या है? खनिज संपदा है। सोना मिला है बिहार में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में क्या मिला है? लिथियम मिला है, कर्नाटक में लिथियम मिला है, यूरेनियम की खोज हो रही है। तो सब क्या है? ये सब कोयला, अवरक, सभी जितने भी सभी क्या है? तो खनिज संपदा है। क्या है? खनिज संपदा। तो स्थल मंडल से सभी मिलते हैं खनिज संपदा। ठीक है, इसमें निवास करते हैं। चलिए यहाँ पर कि स्थल मंडल से यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। तो एक चीज़ यहाँ पर जान ले कि खनिज संपदा का स्रोत सिर्फ स्थल मंडल ही नहीं है, जल मंडल भी है। समुद्र में भी, सागर में भी बहुत सारे खनिज संपदा पाए जाते हैं। खासकर यहाँ रेयर अर्थ मेटल पाए जाते हैं। आप 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल क्या होता है? तो यहाँ रेयर अर्थ मेटल समुद्र में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, सागर में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा खनन जो है चाइना करता है, चीन करता है। अपनी पनडुब्बी लगा, किसी भी देश के सीमा में जा करके अपनी पनडुब्बी लगा करके वहाँ उसकी खनन करता है और चुपचाप निकल जाता है। लोग देखता भी नहीं, देश उसे देख भी नहीं पाता है। से तो खनिज संपदा जो है सिर्फ स्थल मंडल में ही नहीं, स्थल पर ही नहीं, आपको महासागरों में भी, जल मंडल में भी पाया जाता है। खासकर सागरों में रेयर अर्थ मेटल जो बहुत ही कम पाए जाते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में, तो वहाँ से वो निकाले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास के स्थल को देखिए और पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। इसे बताया गया है। चलिए यहाँ देखें,
अब जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, स्थल के क्षेत्र को स्थलमंडल कहते हैं। और जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है, ठीक है। और जलमंडल क्या है, तो ऐसा नहीं कि सब इसमें आपको महासागर ही आएगा, समुद्र ही आएगा। जो आप देख रहे हैं कि समुद्र ही जलमंडल है, जैसे यहाँ दिखलाया गया है, ठीक है। यहाँ दिखलाया गया है जलमंडल है, सागर है, चाहे महासागर है, चाहे झील है। यही जलमंडल में सिर्फ इतना ही नहीं आएगा, जलमंडल में आपको नदी भी आएगा, तालाब भी आएगा, झील भी आएगा, समुद्र, महासागर, जितनी भी जलाशय हैं सभी जलमंडल का हिस्सा है, ठीक है। सभी जलमंडल का हिस्सा है। हाँ देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल, जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को, पतली आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ रहता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है, ठीक है। चलिए, तो क्या है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वायुमंडल को थामे रखता है, वो बांधे रखता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों को हमारी रक्षा करता है। सूर्य के झुलसने वाली गर्मी, कड़ाके की गर्मी, झुलसने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। कौन? तो वायुमंडल। कौन करता है? वायुमंडल। चलिए, वायुमंडल करता है। चलिए, स्कूल जाते हुए आसमान में, चलिए, वायुमंडल करता है। और यहाँ ये जाने कि वायुमंडल रक्षा कैसे करता है, क्या कारण है कि सूर्य की झुलसने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ ये जान ले, तो पृथ्वी की जो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। कौन कौन है? क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा है मध्यम मंडल, चौथा है बाह्य मंडल और पांचवा है आपका बहिर्मंडल, ठीक, बहिर्मंडल। 5 परतों में बटा हुआ है पृथ्वी के वायुमंडल, ठीक है। तो इसी परत जो सेकेंड नंबर का है समताप मंडल, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है क्या है, 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसी में ओजोन लेयर होता है। कौन होता है? ओजोन लेयर। इसी में होता है ओजोन लेयर, होता है समताप मंडल, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर ये O3 का बना होता है, ठीक है, ओजोन लेयर। और यही अल्ट्रा वायलेट की जो लिखा हुआ है कि हानिकारक किरणें, तो कौन सी हानिकारक किरणें? अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। और भी 3 तरह का होता है, UVA, UVB एंड UVC, 3 तरह का होता है, ठीक है। पराबैंगनी किरण इसी को बोलते हैं हिंदी में, पराबैंगनी किरण। तो इससे क्या होता है? पराबैंगनी किरण से क्या होता है? इससे त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। इससे मोतियाबिंद भी होता है, कई तरह की बीमारियां होती है इससे, ठीक। अल्ट्रावायलेट तो इसी को रोक लेता है, इसी को करीब 99% जो है अल्ट्रावायलेट को रोक लेता है। कौन? ओजोन लेयर में छिद्र की वजह से अभी क्या है, अल्ट्रावायलेट का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इसमें छिद्र हो रहा है, इसका लेयर पतला होते जा रहा है, और ये समताप मंडल में होता है। जब इसकी बात हो रही है तो इसकी ऊंचाई करीब 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की, और
प्रकृति की सारी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती है। यहाँ तक अभी बारिश हो रही है, बारिश, बादल, आंधी, तूफान, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होता है। और समताप मंडल में क्या होता है, हवाई जहाज जो उड़ता है वो समताप मंडल में होता है, इसी में ओजोन लेयर होता है, ठीक है। और वायुमंडल जो है इसी में ये रेडियो वेव जो है यहीं से वापस आता है, रेडियो वेव, इससे टीवी रेडियो सब चल रहा है। और बहिर्मंडल में हीलियम, हाइड्रोजन यानी हीलियम की प्रधानता होती है सबसे, है ना, विरल परत जो यही है बहिर्मंडल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, आप यहाँ देखें क्या है कि कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। कहाँ, वायुमंडल में। धूल, गैस, ये सब वायुमंडल में परिवर्तन से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। किसमें, देखें सही है कि वायुमंडल में परिवर्तन से क्या होता है, मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अभी जो इस मार्च महीने में जो बारिश हो रही है उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में, ठीक है, ये क्या है, इसी का परिणाम है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से, क्योंकि अनवांटेड गैस की मात्रा बढ़ने से और धूलकण बढ़ने से, जहरीली गैसें बढ़ने से, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने वाले गैसों की मात्रा बढ़ने से क्या है, वायुमंडल में परिवर्तन आ रहा है। और वायुमंडल में परिवर्तन से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन आता है। ये दिन प्रतिदिन की बदलती अवस्था को मौसम कहते हैं, और ये वर्षों की मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है। मौसम का जो है इसका घटक होता है तापमान, सर्दी, गर्मी, सूर्य ताप, ये सब क्या है, इसका मौसम का घटक होता है, ठीक है। अब आगे देखें, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करता है। क्या, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर के जीव मंडल संभव बनाते हैं। क्या है, स्थल, जल और वायु मिलकर के एक संकीर्ण क्षेत्र होता है। चलिए, आपको मैंने पिछले क्लास में वेन डायग्राम से बतलाया था। ये मान लिया कि स्थल मंडल है, ये जल मंडल है, ये वायुमंडल है, और इस तीनों का जो ये वाला हिस्सा है ये कॉमन हिस्सा है। और वेन डायग्राम में, मैथ्स में, रीजनिंग में ही बनाते होंगे, जहाँ तीनों पाया जाता है, स्थल, जल और वायु, तो यही मानव जीवन संभव है, यही जीवन संभव है, जीवन संभव है। इसलिए ये क्षेत्र कहलाता है जैव मंडल, कहलाता है सजीव संसार, कहलाता है। क्या है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, वायु एवं जल मिलकर के संजीव जीवन को संभव बनाता है। तो यही जीवन को संभव बनाता है। अब आइए पारित तंत्र। देखिए, पारित तंत्र के बारे में यहाँ भी बतलाया गया है, ठीक है। पारित तंत्र क्या होता है, पारित तंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थों के हस्तांतरण के द्वारा होता है, ट्रांसफर के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ऊर्जा एवं पदार्थ के ट्रांसफर के द्वारा, स्थानांतरण के द्वारा होता है। पारितंत्र वैसा तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी सभी जीव आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों, पर्यावरण के दो कारक होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं, मतलब जहाँ उसका निवास स्थल है, जहाँ उनका निवास है, आवास है, वहाँ पे, ठीक है। और ये क्या, ऊर्जा एवं पदार्थ का हस्तांतरण द्वारा संबंध है, ठीक है। अब क्या है, पारितंत्र। यहाँ देखें, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। कहाँ, उसका केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों का एवं नारियलों के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर से रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की नजर ही आती है, वहाँ ऊँट ही ऊँट दिखते हैं। रवि ने कहा, ठीक है। कहाँ, तो ये रेगिस्तान की चर्चा कर रहा है, जैसलमेर की, ठीक है। वहाँ बारिश नहीं होती है, सबसे कम बारिश होती है, रेगिस्तान है। आप पिछली क्लास में मैं बतलाया था कि रेगिस्तान में बारिश क्यों नहीं होती है,
ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है उसके बीच में कौन आ जाता है आपको, अरावली श्रृंखला है जो वहाँ उससे समांतर निकल जाता है, उससे टकरा करके पश्चिम साइड में नहीं जा पाता है, इसलिए वहाँ बारिश मानसूनी बारिश नहीं हो पाती है और वहाँ रेगिस्तान बना हुआ है। और वहाँ क्या अरावली श्रृंखला की वजह से पश्चिमी क्षेत्र वो कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती। जहाँ बारिश नहीं हो पहाड़ के उस पार या इस पार तो कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, चलिए। हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। रवि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? सभी का एक दूसरे से संबंध है। रहन सहन जीव सभी का भिन्न क्यों है? तो भिन्न का कारण है क्लाइमेट। ठीक है, भिन्न के रहन सहन खान पीन का तरीका जो अलग है सभी का कारण है क्लाइमेट। विभिन्न बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु मानव एवं अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। क्या है? अपने पर्यावरण, आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। कौन? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वो एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध वो एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। क्या है? जीवधारी। ध्यान से देखेंगे, कई बार यूपीपीसीएस आईएएस में पारितंत्र की परिभाषा पूछ चुका है। ठीक है, पारितंत्र किससे कहते हैं? पीटी एग्जाम में भी, मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से छोटे ताल का भी पारितंत्र होता है। पारितंत्र किसका होता है? इकोसिस्टम। वन का होता है, घास स्थल का, रेगिस्तान का, पर्वत का, झील का, नदी का, महासागर के, यहाँ छोटे तालाब का भी होता है। छोटे तल का भी, आपके घर के आसपास छोटे तालाब होगा, उसका भी अपना एक पारितंत्र होता है। उसका भी अपना एक पारितंत्र, उसमें भी जीव होते हैं, उसमें भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तो क्या होता है? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण का भी संबंध होता है, वो पारितंत्र का निर्माण करता है। खेत भी पारितंत्र का हिस्सा होता है। खेत भी क्या होता है? एक पारितंत्र का हिस्सा होता है। यहाँ याद रखेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र? पार्क भी पारितंत्र का हिस्सा होता है। पार्क भी एक पारितंत्र का हिस्सा नहीं, पार्क भी एक पारितंत्र होता है। खेत भी एक पारितंत्र होता है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ से क्वेश्चन आप कई बार आ चुका है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण की इतनी चर्चा हुई थी, इसके बारे में भी जान लें। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ देखें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, पारितंत्र को इकोसिस्टम बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ देखिए वस्तु विनिमय के बारे में बताया गया है। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय। देखिए ये वस्तु विनिमय जो है आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? वह वस्तु की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, जिसमें करेंसी का प्रयोग नहीं, जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं। मतलब कि आप 10 वस्तु किसी को देंगे, वो अगर महंगी है तो आपको 20 वस्तु कोई सस्ती मिलेगी। लेकिन वस्तु से ही वस्तु का क्रय विक्रय, वो कहलाता है वस्तु विनिमय। इस संदर्भ सभ्यता में तो सिक्कों का भी प्रचलन मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में, संदर्भ सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में। ठीक है, वैदिक सभ्यता में, संदर्भ सभ्यता में सिक्कों का भी प्रचलन मिला है। लेकिन यहाँ वस्तु विनिमय भी था। क्या था? संदर्भ सभ्यता में मुद्रा विनिमय के साथ साथ यहाँ वस्तु विनिमय भी था और यहाँ वस्तु विनिमय था। ठीक है, तो वस्तु से ही वस्तु का क्रय, ठीक है, खरीद बिक्री, क्रय विक्रय तो कहलाता वस्तु विनिमय कहलाता। और अभी आज की डेट में आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो करेंसी देते हैं। ऐसा नहीं कि आप
शर्ट खरीदने जाते हैं तो अपना जूता उसे दे देते हैं, ऐसा नहीं। अगर शर्ट खरीदने जा रहे हैं, जूता ले रहा है दुकानदार, तो वस्तु विनिमय हो जाएगा, ठीक है। आप पेन खरीदने जा रहे हैं, किताब उसे दे दिए, बदले में आपको पेन दे रहा है, तो वस्तु विनिमय हो गया। लेकिन आप क्या करेंसी देते हैं, नोट देते हैं, मुद्रा देते हैं, तो मुद्रा विनिमय आज के डेट में है, ठीक है। ये आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए, मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। सही में पारस्परिक क्रिया भी करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को अपनी प्रकृति के अनुरूप बना लिया, क्योंकि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्षमता नहीं थी कि उसमें कुछ परिवर्तन कर सके। लेकिन आज की डेट में क्या है, क्षमता भी हो चुका है, टेक्नोलॉजी भी हो चुका है, तकनीकी भी हो चुका है, जिसके अनुसार अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुख सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है और वही दुष्परिणाम सभी को झेलने को मिलता है। उसका जीवन सरल एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती। आवश्यकताएं कम थी, इसलिए जंगल से ही, वन से ही सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जाती, आसपास की वस्तुओं से ही उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती। लेकिन अभी क्या है, वस्तु आवश्यकताएं अनंत हो चुकी हैं। अभी मानव की आवश्यकताएं अनंत हो चुकी है, इसलिए उसमें परिवर्तन ला करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। उसी का दुष्परिणाम जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी है। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। उसने फसल उगाना, पशु पालना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया है। पहिए का आविष्कार, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अधिशेष हो गया। आप पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। पहले पशुचारक थे, तो उसके बाद अनाज उपजाना कृषि करना शुरू किया, अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। उसके बाद अधिशेष हुआ, अधिशेष के बाद उसके बाद गांव बना, राज्य बना, साम्राज्य बना, महासाम्राज्य बना, ठीक है। इस तरह से ही अधिशेष की वजह से अधिशेष बढ़ता गया, उत्पादन बढ़ता गया और अधिशेष सरप्लस होता गया, ठीक है। अब इसके एंशिएंट हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज एवं द्रुत हो गया। ये तो और परिवर्तन ला दिया सूचना क्रांति, ठीक है। और सूचना क्रांति की वजह से ही सूचना क्रांति की वजह से ही लोगों का जीवन भी बहुत कुछ सरल हो गया है, कामकाज उसका सरल हो गया है। चलिए, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच यही संतुलन होना आवश्यक है, ठीक है। देखिए, आवश्यक है कि मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। किसके साथ? मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से, ठीक है, सौहार्द से, समरसता से रहना, उसका उपयोग करना सीखना चाहिए, ठीक है। उसके साथ क्रूरता नहीं अपनानी चाहिए, क्रूरता नहीं अपनानी चाहिए, समरसता के साथ रहना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा, ठीक है। मिजोरम क्या है? मिजोरम आने को। चलिए, यहाँ मिजोरम, यहाँ देखिए, यहाँ से आपको करंट का क्वेश्चन बनेगा। स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक के साथ जहाँ लगे करंट का क्वेश्चन बन रहा है वहाँ पर उसे देखिए, मेंशन कीजिए। और करंट के क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिक जहाँ लगे कि इसमें करंट स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, आप सिविल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो इस तरह से पढ़ते चलें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्किप करके निकल लें। मिजोरम, तो भारत में सब ये बोल रही है, नूरी ने उसे कहा कि छुट्टियों में हमारे यहाँ आइए, माने मिजोरम आइए, माने वहाँ आप वहाँ के पर्यावरण को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, वन को देखिए, मनोरम दृश्य को देखिए, तुम उदास मत हो कि यहाँ का मैदान नष्ट हो गया है। तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम कहा था। भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो एमपी में। वन क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल, सबसे अधिक एरो लगा दिए ऊपर, तो अधिक हो, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश में। और सबसे अधिक वन प्रतिशत, सबसे अधिक वन
प्रतिशत का साइन है तो हो जाएगा आपका मिजोरम। कौन हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, सबसे अधिक वन प्रतिशत कहाँ है? मिजोरम में है। ठीक है, यहाँ से देखिए, इसलिए ये बता रही कि तुम मेरे राज्य आओ, मिजोरम आओ अगले गर्मी की छुट्टी में, होने वाली छुट्टी में। चलिए, जिस स्थानों पर पाए जाएंगे भूत दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाइए। चलिए आगे आते हैं। चलिए तो आज इतना ही है। क्वेश्चन देखिए, इस पर आप लोग लिखेंगे पारितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से, लिखने की आदत आप लोग डालें। छोटे क्वेश्चन से तब आप जाकर के बड़े बड़े क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। स्थल मंडल क्या है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है, जैव मंडल क्या है। चलिए ये मैं बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव वाला है। चलिए, इसमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ठीक है, तो यह एक तो है मरुस्थल, ताल और वन। देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ताल होगा। क्या? ताल। इसी को तालाब भी कहते हैं, पोखर भी कहते हैं, पौंड भी कहते हैं। लेकिन ये दोनों जो है मरुस्थल और वन, ये दोनों क्या है? प्राकृतिक निर्मित है। ठीक है, अब मरुस्थल को आप न बना सकते हैं, वन को भी। ये दोनों है प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, लेकिन ताल जो है ये मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है। चलिए, इसमें से ये देखिए, इनमें से कौन सा, खेत भी जो है, खेत भी मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है, क्योंकि खेत आप मनुष्य खुद बनाता है, पहले जंगल था, वन था। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो इसमें होगा धर्म। धर्म घटक नहीं है। स्थल और समुदाय दोनों मानवीय पर्यावरण का घटक है, लेकिन धर्म इसका घटक नहीं है। चलिए, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण। देखिए, पहाड़ को मानव ने नहीं बनाया, जिसे मानव ने बनाया है मानव निर्मित, मैन मेड, आर्टिफिशियल। समुद्र को मानव नहीं बनाया है, लेकिन सड़क को मानव ने बनाया है। और रोज़ सड़कें बन रही है, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक कमिश्नरी में सड़कें बन रही है, पूरे देश में सड़कें बन रही हैं। तो सड़क क्या है? मानव निर्मित है, मैन मेड है। ठीक है, मैन मेड पर्यावरण का हिस्सा है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। नहीं, ये होगा जनसंख्या वृद्धि क्या है? पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण की बातें लगातार चल रही है। चलिए, इसको मिलान करना है। ठीक है, जैव मंडल, देखें कौन सा मिलान होगा? जैव मंडल। जैव मंडल यहाँ आ जाएगा। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु परस्पर मिलते हैं, जैसे कि ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, और तीनों आकर के कहाँ मिलता है? कॉमन क्षेत्र क्या है इसका? यह है कॉमन क्षेत्र। तो यही है जैव मंडल का संकीर्ण क्षेत्र, जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल परस्पर मिलते हैं, वो कहलाते हैं जैव मंडल। सजीव मंडल कहलाते हैं, यहीं पर मानव निवास कर, जीव निवास करते हैं। आप मैथ्स में या रीजनिंग में भी इस तरह के व्यंजन का नाम बना करके पढ़े होंगे। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। ठीक है, स्थल मंडल ये जल मंडल, जलीय क्षेत्र है। पर्यावरण, तो पर्यावरण का हो जाएगा हमारे आसपास के क्षेत्र जो है वो पर्यावरण कहलाता है, पर्यावरण का हिस्सा। जो भी हमें दिखाई देता है आसपास का, सभी क्या है? पर्यावरण का हिस्सा, पर्यावरण का हिस्सा है। वो आपको बेंच, डेस्क, आपके दाएं बाएं जो भी दिखते हैं, सभी क्या है? पर्यावरण का हिस्सा, सभी पर्यावरण है। चलिए, तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।